21 जनवरी। एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल्स के नोट्स। दो आर्टिकल्स एक्सप्रेस के हैं, एक हिंदू का। एक्सप्रेस का जो पहला आर्टिकल है ट्रीट द पेन, ये बेसिकली ये कहता है कि जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि कोरोना की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी पे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो इस आर्टिकल में कुछ डेटा दिया जाता है ये प्रूव करने के लिए कि कोरोना ने सिर्फ इनफॉर्मल इकोनॉमी ही नहीं बल्कि फॉर्मल इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया है। अब वो क्या डेटा है रीसेंट पिछले 1-2 महीने का, कुछ सालों का, उससे वो आपकी एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो आप उस डेटा को इग्नोर कर सकते हो। इसलिए इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ रेलिवेंट है नहीं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू लेसन प्लान। कोरोना की वजह से 2 साल से ठीक से स्कूल्स नहीं खुल पाए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की लर्निंग एबिलिटी पे बहुत नुकसान पहुंचा है। जैसे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ना लिखना, बेसिक मैथ्स करना, ये जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं ये भी बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बंद हैं। तो ये एक क्राइसिस है हमारे एजुकेशन सेक्टर में जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी में क्राइसिस आया कोरोना की वजह से और सरकार ने उसके लिए स्टेप्स लिए। सरकार ने ये नहीं कहा कि चलो अब कोरोना थोड़ा कम हो गया है तो इकोनॉमी अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं, अपने आप ठीक नहीं होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सरकार स्पेशल पैकेजेस लाई, सरकार ने बहुत मेहनत करी। उसी तरह से स्कूल खोल देने से एजुकेशन फिर से ठीक नहीं हो जाएगी। स्कूल खोलने के बाद भी आपको स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा स्कूल्स के ऊपर। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जिनके घर में एक या दो मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह कुछ हों। और जनरली होता है कि पूरे घर में एक ही मोबाइल है एंड वो पिताजी ले गए अपने काम पे, घर में बच्चे हैं 2 3 4 एंड वो फिर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एंड जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती भी हैं तो वो क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली देखा गया कि गुजरात में क्लास 10 स्टूडेंट्स जिनको प्रमोट किया गया 11th क्लास में, उनमें से 1/3 बच्चों को ग्रेस मार्क्स की जरूरत हुई प्रमोट होने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल तो रही हैं नाम के लिए, लेकिन बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस इनसफिशिएंट है। हमें क्या करना चाहिए? अब जब स्कूल खुलेंगे तो हमें सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना चाहिए कि बच्चे ये नहीं, जैसे हम पहले कहते थे ना कि इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी बेकार है, थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि अब जब बच्चे स्कूलों में आएंगे तो उनके अंदर और भी कम स्किल्स हैं सीखने की। आपको लग रहा होगा कि 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली होंगी, जबकि गलत है। 2 साल से उन्होंने लिटरली कुछ नहीं सीखा है। बच्चों ने अपना टाइम वेस्ट किया है जिसकी वजह से उनकी स्किल्स और भी कम हो गई है, उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वगैरह और भी कमज़ोर हो गई है। एंड टीचर्स को हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि उनको लगे, टीचर को क्लास में पढ़ाते हुए अगर लगता है कि बच्चों को ये बेसिक चीज़ भी नहीं आती है तो टीचर कुछ क्लासेस उस पर्टिकुलर चीज़ पर डिवोट कर पाए। टीचर को जोर नहीं देना चाहिए हमें कि सिलेबस कंप्लीट करना है और जल्दी जल्दी क्लासेस कराओ। ठीक। एंड ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड करो। कहीं कहीं पे अगर लगता है कि इसी स्कूल में बच्चों को रीडिंग में, राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक दो हफ्ते की ब्रिज कोर्सेज अलाउ करने चाहिए। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, इस तरह का स्पेशल पैकेजेस, स्पेशल फोकस चाहिए, तभी एजुकेशन ठीक हो पाएगी। ड्रॉप द आईएएस कैडर रूल्स अमेंडमेंट्स। आईएएस कैडर रूल्स 1954 का रूल 6(1) कहता है कि अगर स्टेट से किसी ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को आपको डिप्यूट करना है सेंटर में तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वैसा होगा। ये तो रूल्स कहते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। कन्वेंशन ये है कि पहले ऑफिसर्स, जो आईएएस ऑफिसर्स स्टेट में डेप्यूटेड हैं, वो आईएएस ऑफिसर अपनी विल एक्सप्रेस करते हैं। वो लोग खुद स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भी आई एम इंटरेस्टेड इन सेंट्रल डेप्यूटेशन। वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। जो जो ऑफिसर से इच्छा प्रकट करते हैं उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है, ऑफर लिस्ट, कि भी ये ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ जो सेंटर में जाने में इंटरेस्टेड हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस लिस्ट में से ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर लेती है और स्टेट गवर्नमेंट उनको फिर रिलीज कर देती है। ऐसा बना है, ऐसा चलता आ रहा है हमेशा। हालांकि कुछ कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जब सेंटर और स्टेट दोनों ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस प्रथा को तोड़ा था, बट वो मतलब बहुत लिमिटेड टाइम्स हुआ है, कोई रेगुलर नहीं होती वो चीज़, बहुत कभी कभार ही हुई है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रूल्स में क्या अमेंडमेंट प्रपोज करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हर साल स्टेट गवर्नमेंट ये जो ऑफर लिस्ट बनाती है, इस ऑफर लिस्ट में फिक्स्ड नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स की लिस्ट होनी ही चाहिए। अभी क्या होता है, मान लो किसी स्टेट में सिर्फ 3 आईएएस ऑफिसर्स ने कहा कि हम सेंटर में जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उस स्टेट की ऑफर लिस्ट में से 3 ही आईएएस ऑफिसर के नाम होंगे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि फिक्स होना चाहिए कि मान लो ये पर्टिकुलर स्टेट है, इस पर्टिकुलर स्टेट को हर साल 10 आईएएस ऑफिसर के नाम भेजने ही हैं सेंटर के पास। ठीक है ना। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कह देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर हैं आपके यहाँ, मैं चाहता हूँ वो हमारे यहाँ डिप्यूट आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए वो, तो स्टेट को ये उसकी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वो खुद आईएएस ऑफिसर चाहे या ना चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया उस पर्टिकुलर ऑफिसर को भेजो मतलब भेजो। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, इनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज दीज आर अगेंस्ट द हेल्दी कन्वेंशन। एक बढ़िया कन्वेंशन बना हुआ है जिसमें ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों की रजामंदी से ही सारे काम होते हैं। अब उस चीज़ को एक तरीके से तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत बात है। दूसरा है कि शॉर्ट साइटेड, आपने अपने नॉर्मल शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप भारत की पॉलिटी को लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचा दोगे। स्टेट्स क्या करेंगे, वो ये कहेंगे भी जो क्रूशियल पोस्ट होती हैं, जैसे मान लो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी वगैरह हैं, या और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहेंगी अगर हमने किसी आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे नियुक्त कर दिया है एंड कल को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको जमर्जी बुला लेगी इस रूल के तहत, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? तो बेटर है अपने जो स्टेट पीसीएस वाले लोग होते हैं उन्हीं को सारी क्रूशियल पोस्ट दो। ठीक है ना। और जब किसी स्टेट के अंदर सारी क्रूशियल पोस्ट पे स्टेट पीसीएस के लोग होंगे ना कि आईएएस वाले, तो ऑब्वियसली आईएएस की अहमियत कम हो जाएगी। एंड ये भी कहा जाता है कि ऐसे अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो होता क्या है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी पोस्ट हैं। अब इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि डेपुटेशन बेसिस पे भरी जाती हैं कि भी स्टेट से आप बुलाते हो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को। ट्रेडिशन ऐसा है कि आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को यहाँ पे डेप्यूट किया जाता है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि सरकार ये जो डेपुटेशन वाली पोस्ट होती हैं इनमें आईएएस ऑफिसर्स को नहीं बल्कि लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को नियुक्त कर रही है। दूसरी बात, जो आपके सेंट्रल सर्विस वाले लोग होते हैं जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कॉस्ट अकाउंट सर्विस, उन लोगों को सरकार इन पोस्ट पे ला रही है, आईएएस को सरकार कम ला रही है इन पोस्ट पे। तो यानी कि सरकार को जरूरत भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत भी नहीं है ऐसे रूल्स की कि वो कहें कि हमारे पास शॉर्टेज है ऑफिसर्स की। तो फिर ये जो रूल्स बना रही है सरकार, ऐसा आलोचना की जा रही है कि ये गलत है। इस आर्टिकल में एक दो अच्छे कमेंट्स दिए हैं जो आप इस आंसर में नहीं बल्कि किसी और आंसर में भी यूज कर सकते हो। जैसे एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, स्टेट्स को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कि सेंटर के एजेंट या उनके सैटेलाइट्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को पावर देता है। ठीक है, बहुत जनरल पॉइंट्स हैं जो आप कई आंसर में यूज कर सकते हो। ऐसे ही नानी पालकीवाला जी ने एक बार कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट्स के प्रति जस्टिस और फेयरनेस से काम नहीं करती है तो उस गवर्नमेंट को रूल करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। डिड यू नो इंडिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहने के लिए छोटे से हैं, थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। एंड अगर स्टेट्स में देखो, क्योंकि अंडमान निकोबार तो यूटी है, अगर स्टेट्स में देखो तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में है, वहाँ पे 48 है। हर रोज यूट्यूब पे एडिटोरियल्स के नोट्स आएंगे। संडे को वीकली एक्सप्लेन मैगजीन आएगी जिसमें हफ्ते भर की वीकली एक्सप्लेन न्यूज एक्सप्लेन वाले आर्टिकल्स होंगे। मंथली मैगजीन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आनी शुरू होगी। प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मार्च में आएगा एंड मेंस का कोर्स प्रीलिम्स के बाद आएगा।